Hello everyone. So today we are going to start biotechnology chapter of class 12th biology. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट एक्चुअली मीन्स बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? ये डील करती है, जो बायोटेक्नोलॉजी है डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस. अब इससे क्या मतलब है? जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है इससे आप समझने की कोशिश करना. मान लो ये ऑर्गेनिज्म ए है, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग है, ये ऑर्गेनिज्म बी है, ये प्लांट है. हम इसका जो भी मतलब ऐसा चाहते हैं कि भाई इसकी वो क्वालिटीज़ प्लांट्स में ट्रांसफ़र हो जाएं. ठीक है, अब वो हर जो एक्टिविटी होती है वो जीन्स में ही तो, जीन्स के थ्रू ही तो होती है ना. तो हम क्या करेंगे, इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी डीएनए के पीस को हम यहाँ से निकाल कर ऑर्गेनिज्म बी में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं. आपको लग रहा होगा सुनकर कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म से उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया. इतना सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत प्रिसाइज ये टेक्निक होती है. तो वेदर बाय डायरेक्ट, और ये ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है? हालांकि हमें जो है अपना बेसिक ही समझना है. ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र भी हो सकता है. डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो वेक्टरलेस होता है और इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र यानी वेक्टर्स की मदद से जो हो. हम दोनों टाइप के जो हैं इस चैप्टर में समझते हैं. इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो है, मैं जैसे बुक में आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है ऐसे हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल सीरीज तो ऐसे होना चाहिए कि भाई जो मैंने आपको यहाँ लिख रखा है कि पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए वगैरह जो 201 पेज पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको दे रखी है ना, वो सबसे पहले पढ़ना चाहिए. ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, वरना ये चैप्टर बहुत मैसअप लगेगा आपको. तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, अब हमें क्या करना है कि एक ऑर्गेनिज्म के जीन ऑफ इंटरेस्ट को दूसरे में ट्रांसफर करना है. तो भाई वो करेंगे कैसे, मतलब उसका डीएनए कैसे निकालना है, कैसे क्या. तो सबसे पहले स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए. इस प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए शुड बी आइसोलेटेड इन प्योर फॉर्म. डीएनए जो है वो प्योर फॉर्म में आइसोलेट होना चाहिए. ठीक है, विदाउट मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स के बिना, मतलब कि डीएनए सिर्फ और सिर्फ, मतलब अगर हमें डीएनए चाहिए तो डीएनए के अलावा, क्योंकि भाई और भी बहुत कुछ होता है डीएनए के सराउंडिंग्स में, प्रोटीन, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब सैकड़ों मतलब बहुत से टाइप्स के, लेकिन वो तो भैया हमारे लिए यूजलेस है. तो हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म में डीएनए को आइसोलेट करना है. और भाई अब इसकी जो सेल वॉल होगी, जो इसके मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह की सेल वॉल होंगी इसकी सराउंडिंग में, या फिर इनकी जो होगी, उस सेल वॉल को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल, प्लांट और एनिमल टिश्यू विद एंजाइम सच एज. अगर भाई बैक्टीरिया जो होती है उनकी जो सेल वॉल होती है वो लाइजोम्स की बनी होती है, तो उसको हम लाइजोजाइम एंजाइम की मदद से ब्रेक डाउन कर देंगे उसकी वॉल का. जो प्लांट सेल होती है उसकी सेलोज की बनी होती है, तो सेलोज एंजाइम की मदद से हम प्लांट सेल की वॉल को हटा देंगे. फंगस की बात करें, काइटिन की बनी होती है, तो काइटिनेज एंजाइम की. ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या है उनकी सेल वॉल का ब्रेक डाउन करते हैं. डीएनए शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट्स हिस्टोन्स प्रोटीन. अब डीएनए भाई हिस्टोन्स प्रोटीन से भी सराउंडिंग होता है. ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में. एंड RNAs, दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग, ये कौन से एंजाइम की मदद से हम इसको जो है रिमूव कर सकते हैं, राइबोन्यूक्लियस फॉर RNA. RNA के लिए तो भैया राइबोन्यूक्लियस, और प्रोटीएजेस फॉर हिस्टोन प्रोटीन. फाइनली हमें क्या है, प्योरीफाइड डीएनए प्रेसिपेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ. अब देखो इतना तो हो गया कि हमने उनकी सेल वॉल ब्रेक कर ली, डीएनए के जो सराउंडिंग में मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, राइबोसोम्स थे, आरएनए वगैरह थे, उनकी सेल वॉल का हमने ब्रेक डाउन कर लिया. अब उसमें हम क्या करेंगे, हमने डीएनए के उसके अंदर हम चिल्ड इथेनॉल, मतलब कि बहुत ठंडी जो शराब होती है, ठंडी दारू, उसको उसके अंदर हम मिक्स करेंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए. देखो यहाँ पे कोल्ड इथेनॉल की मदद से किया हमने, कोल्ड इथेनॉल मतलब हमने उसके डीएनए के अंदर मिक्स किया. नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए. इसमें क्या होता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस आर परफॉर्म्ड बाय इनक्यूबेटिंग प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ये जो जेनेटिक सीजर्स, या इसे हम मोलिकुलर सीजर भी कह सकते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं. मतलब कि जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये बहुत स्पेसिफिक लोकेशन से डीएनए को कट करते हैं. मतलब इनकी खुद की कुछ रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होती हैं. ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है, तो वो क्या है, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होंगे उनकी तरफ मूव करता है. ठीक है,
After having cut the source DNA as well as vector DNA, specific restriction enzyme, the cut out DNA of interest from the source DNA and cut vector with space are mixed and ligase is added. हाँ, तो इसमें क्या हुआ, ये था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सबसे पहले आप इसको ही समझो, ये न्यूक्लियस जो है दो टाइप के होते हैं, आरएनएस और डीएनएस। डीएनएस को फर्दर दो में डिवाइड कर रखा है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो जो डीएनए है, पूरी डीएनए का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको बिल्कुल एंड से कट करता है। एंडोन्यूक्लियस जो है वो बीच बीच में से कट कर देता है, मतलब इसकी खुद की जो रिकग्नाइजेशन साइट होती है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि ये पागलों की तरह कहीं पे भी काटे जा रहा है। ऐसे तो भाई हमारा जो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए डीएनए के अंदर से, उसको भी ये कट कर देगा, तो फिर हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे उसको। तो इसकी खुद की कुछ पर्टिकुलर रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होती हैं और ये बहुत स्पेसिफिक लोकेशन पे ही कट लगाता है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय जेनेटिक सीजर्स। हाँ, यही प्रोसेस है ये, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। हाँ, ये चिल्ड इथेनॉल का जो है, ये मैं आपको बता दूं, ये स्पूलिंग एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू, मतलब जब आपने चिल्ड इथेनॉल डाल दी उसके अंदर, डीएनए के अंदर जो आइसोलेटेड डीएनए था, वो एक मतलब ऐसा कुछ भी थोड़ा सा मुड़ा हुआ सा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। उसको एनसीईआरटी की बुक में आपका डायग्राम दे भी रखा है। उसको आप उसके अंदर बीकर के अंदर जहाँ पे भी आपका आइसोलेटेड डीएनए उसके अंदर रखोगे और उसको थोड़ा सा आप घुमाओगे, तो वो सारा जो डीएनए आइसोलेटेड डीएनए वो उसके ऊपर लपेट के ऊपर की साइड आ जाएगा। उस प्रोसेस को कहते हैं हम स्पूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, हमारा ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ, तो देखो ये हमारे फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए हैं, एगेरोस जेल पे हम इन्हें रखते हैं, ठीक है। ये जो फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, आप जानते हो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो ये कैथोड हो गया है नेगेटिव। तो भाई इसको क्या करते हैं, एनोड के अपोजिट रखते हैं। अब क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव यानी आप अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये नेगेटिव जो है डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो है पॉजिटिव की तरफ भागने चालू हो जाएंगे। सबसे पहले ये भी ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो आगे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के और पीछे बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये आगे पहुंच गए, इथिडियम ब्रोमाइड की जो है ये प्रेजेंस में होता है, तो जब आप इसके ऊपर यूवी लैंप डालते हो, ठीक है, एक तो आपको इसका कलर जो है शो होने लगता है, जो डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए। दूसरा इसमें क्या होता है, इल्यूशन एक प्रोसेस, एक जैसे वहाँ पे स्पूलिंग था एक टर्म, यहाँ पे इल्यूशन, ये दो तीन टर्म कुछ ऐसी आपको याद रखनी है। तो यहाँ से मान लो आपको ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आपको पता, आप ऐसे सोचोगे कि भाई सारे मतलब बहुत से जो है एक जैसी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर सकते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स, लेकिन ऐसा होता है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको बताया, प्रोसेस होता है, बहुत प्रिसाइज वहाँ पे स्टडी की जाती है हर चीज़ की, तब जाके ये जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है ये सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अभी सिर्फ आप इतना समझो कि आपने एक खुरपा टाइप कुछ ले लिया, उसकी मदद से आपने एक डीएनए के फ्रेगमेंट को अगेरोस जेल से उखाड़ लिया, ठीक है। यहाँ पे अब भाई वहाँ पे सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं आया, जेल भी साथ में आया होगा। तो इल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आप डीएनए को रिमूव करते हो जेल के अंदर से, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने आपको जो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए वगैरह वो स्टेप्स पढ़ा दिए, जो 201 पेज पे पैराग्राफ है उसका मैंने आपको मतलब समझा दिया है। अब मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से चैप्टर को आपको थोड़ा सा समराइज करके बता देती हूँ, जिसका मैंने यहाँ पे लिख तो नहीं रखा, लेकिन वो आपके एनसीईआरटी की बुक में है, लाइन टू लाइन हर चीज़। तो बायोटेक्नोलॉजी डील किस किस चीज़ के साथ करती है, माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस, जैसे कि माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस क्या होते हैं, जो आप कर्ड बनाते हो, ब्रेड बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, इन सब में बायोटेक्नोलॉजी का हाथ होता है। विट्रो फर्टिलाइजेशन में, विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम आपने सुना होगा ऐसा कुछ नाम, उसमें सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ अ जीन, मतलब जीन की यूजिंग में, प्रिपरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन की प्रिपरेशन में, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, कोई डिफेक्टिव जीन है उसकी करेक्शन में। प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे पहला, द टेक्निक इन विच जेनेटिक मटेरियल, ये ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल कौन सा डीएनए और आरएनए, उसको केमिकली अल्टर्ड किया जाता है और उसको फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है उसके फिनोटाइप चेंज करने के लिए। फिनोटाइप होता है कि उसकी जो अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस जो होती है, उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स हैं उसको चेंज करने के लिए। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टीराइल एम्बायंस इन केमिकल engineering processes for growing desired microbe यूकैरियोटिक सेल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक या वैक्सीन या इंजाइम्स की जो मैन्युफैक्चरिंग में जो केमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं,
मतलब डिजायर्ड जो उसमें माइक्रोब चाहिए या फिर यूकैरियोटिक सेल चाहिए, जो भी चाहिए उसको कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। उसके बाद बेसिक स्टेप्स क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म के लिए। मतलब आप जेनेटिकली एक ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना चाहते हो। मॉडिफाई का क्या मतलब हुआ कि आपने एक ऑर्गेनिज्म से उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के दूसरे होस्ट के अंदर क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, तब मॉडिफाई तो हुआ, वो मॉडिफिकेशन उसमें आई। तो उसके लिए क्या क्या बेसिक स्टेप्स है। सबसे पहला है कि आप आइडेंटिफाई करोगे डीएनए को डिजायरेबल जीन्स के साथ। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आप उसका कोई भी डीएनए निकाल के होस्ट में ट्रांसफर कर रहे हो, ये कितना कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस है। और आप कुछ भी मतलब ऐसे ही नहीं होता ना बिना सोचे समझे। जैसे कि आपने सुना मैं अब तो नहीं, आपको पता है या नहीं, जो वो फायर फ्लाइज होते हैं ना, उनके जीन निकाल के जो टबैको के प्लांट्स हैं उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। और उसको जो है ना रोड के साइड में, मतलब जो होता है वो स्पेस, वहां पे उगाए गए हैं वो। हालांकि देखो फायर फ्लाई में क्या होता है कि बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि वो चमकने वाली प्रॉपर्टी है उसके अंदर। अब वो प्रॉपर्टी उन्होंने टबैको प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दी। अब दिन में तो वो हर टाइम जो है बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी जलने वाली, वो ऐसे चमकने वाली, लेकिन वो शो फिर रात को ही होते। तो देखो रात को इससे मदद मिली, मतलब रात को जो नाइट में एक तरीके से नेचुरल लाइट के तौर पे भी वो कहे जा रहे हैं, यूज हो रहे हैं। तो मतलब ऐसा ही आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई आपको कौन से जीन की डिजायर है जो आपको ट्रांसफर करना है, या जो आपको मॉडिफिकेशन से एक होस्ट ऑर्गेनिज्म या प्लांट या बैक्टीरिया में लानी है, ठीक है। तो सबसे पहला ये प्रोसेस होता है। दूसरा होता है कि आप इंट्रोड्यूस करो उस आइडेंटिफाइड जीएन को होस्ट में, आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट में, ठीक है। अब ये भाई वेक्टर वेक्टरलेस दोनों टाइप से हो सकता है, जो कि हम पढ़ेंगे। तीसरा है कि मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब भाई डीएनए इंट्रोड्यूस तो हो गया होस्ट में, लेकिन उसकी मेंटेनेंस भी तो होनी चाहिए, और ये भी तो अश्योर करना जरूरी है कि वो डीएनए आगे उनके जो प्रोजेनी है, जो उनके यंग वंस होंगे, जो उनकी सेल्स होंगे, उसमें भी ट्रांसफर उनके जीन्स में भी जाए। वरना फायदा क्या है, क्या भाई बार बार ये बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को करते रहें, राइट। तो ये भी अश्योर करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या होता है भाई, यही होता है कि प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग एंड इंसर्टिंग अ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए। कोई भी फॉरेन पीस जो है डीएनए का, यानी किसी दूसरे का, उसको किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म में आप इंट्रोड्यूस करें एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, उसको ही क्या कहते हो आप, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। पहली जो रिकम्बिनेंट डीएनए यानी आरडीएनए थी, वो किन्होंने प्रोड्यूस किया था, स्टानले कोहिन एंड हर्बर्ट बोयर ने 1972 में। और जो उन्होंने क्या आइसोलेट किया था, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है जीन यानी पीस ऑफ डीएनए को उन्होंने आइसोलेट किया था। किसी एक सैल्मोनीला टाइफीम्यूरियम की प्लास्मिड के अंदर से उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया था। इट वॉज लिंक्ड विद अ प्लाज्मिड, ये एक प्लाज्मिड वेक्टर से लिंक था, एंड ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई। एज अ रिजल्ट द जीन वॉज एक्सप्रेस्ड एंड मल्टीप्लाइड इन ई कोलाई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बता दिया, जिसको मोलिकुलर सीजर्स भी कहते हैं। मतलब मतलब 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं आइसोलेट कर चुके हैं हम फ्रॉम ओवर, मतलब 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया के अंदर से 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आइसोलेट हो चुके हैं। यहाँ पे अभी ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वेक्टर्स। हाँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेक्टर बता देती हूँ। वेक्टर क्या होता है, ये मान लो हमारा इंसुलिन का जीन है। अब इंसुलिन का जीन को एक मतलब वेक्टर, प्लास्मिड क्या है, एक वेक्टर ही है। प्लास्मिड एक मतलब हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर रहा है कि प्लास्मिड के अंदर ये आया, यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको फिर यहाँ हमने क्या किया, बैक्टीरिया यानी होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। मतलब ये बेसिक समझना अभी। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है, ठीक है। ये पूरा फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है ऊपर सारा। रिकॉग्नाइजेशन साइट इसकी पैलिंड्रोम होनी चाहिए। मैं बताती हूँ आगे क्या होता है पैलिंड्रोम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हाँ, नेमिंग कैसे होती है भाई, नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो पहला लेटर हमेशा इंडिकेट करता है जीनस, दूसरा लेटर इंडिकेट करता है कि उसकी स्पीसीज क्या है, तीसरा बताता है कि उसका स्ट्रेन क्या है। तो इसकी नेमिंग इस तरीके से कैसे होगी कि जीनस का पहला वर्ड यानी ई, स्पीसीज का 2 को, और यहाँ स्ट्रेन का RI, ठीक है। यानी कि इसका नाम क्या होगा, ई कोर 1, ठीक है, ई कोर 1। ये इसकी नेमिंग हो गई, ई कोर 1 स्ट्रेन का, ये आप थर्ड लेटर लेते हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और समझो,
ये मान लो हमारे पास पैलिंड्रोम सीरीज है। अब पैलिंड्रोम सीरीज वो होती है कि जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, कि यानी 5 देखो ये रहा, जैसे 5 से 3 यहाँ पे 3 से 5, यानी C, अब ये यहाँ C के अपोजिट क्या है, जी, और जी के अपोजिट क्या होगा, C, यानी ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ये हमारे पास एक जो है पैलिंड्रोम सीक्वेंस है, यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है, इतना हिस्सा ये जी यहाँ पीछे रह गया, इतना इसको यहाँ से कट लगा दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, इतना इसके में कट लगा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, AATTC, नीचे यहाँ पे जी रह गया और यहाँ पे क्या मिला, ये, ठीक है, जी, और ये क्या है, CTTA, ठीक है, ये हमें मिल गया। तो यहाँ पे क्या किया, ये जो प्लास्मिड है, ये जो हमारा प्लास्मिड है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से ये कट हो गया था। तो यहाँ पे ये जो प्लास्मिड ऐसा का ऐसा ये हमारे पास है, तो इसका जो कुछ ये जो कटा हुआ जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस काटी थी, इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे फिट कर दिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर बार कि आपका जो है सक्सेसफुली होता है, ये बहुत बार करने के बाद एक बार ऐसा रिजल्ट निकल के आता है। तो इसको हमने क्या किया, DNA लाइगेज से, मतलब ऐसे याद रख लो कि भैया अब ये रखा ही तो, अब चिपकाना भी है, तो DNA लाइगेज की मदद से ये क्या होते हैं, एक दूसरे से स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, स्टिक करते हैं हम इनको। और फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था, हिंड सेकेंड, यानी जिसका नाम है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से आया है। अब हम बात करेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले मैं एक बार एनसीईआरटी से आपको जो मैंने अभी ये समझाया था, इसको एक बार रीड करके बता देती हूँ कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड अ लिटल अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से थोड़ा सा दूर, ऑफ द पैलिंड्रोम साइट, ये जो पैलिंड्रोम साइट है इसमें, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, मतलब लेकिन अपोजिट एक दूसरे के। तो दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेज एट द एंड, तो इन्होंने भाई ओवर मतलब बिल्कुल छोड़ा है ना ऐसे ही, मतलब सिंगल जो है स्ट्रैंडेड ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेज एंड्स पे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स। मतलब ये क्या करती है, इनका क्या काम होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है इनके कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से ये अपना बॉन्ड बना पाती है उनके साथ। तो जो ये स्टिकीनेस है, ये एक्शन स्टिमुलेट किसके फैसिलेट करती है एक्शन को, एंजाइम DNA लाइगेज की, जो मैंने यहाँ पे बताया। तो व्हेन कट बाय सेम, जब हम इसको सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं, तो जो रिजल्टेंट DNA फ्रेगमेंट होते हैं उनके पास भी सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स मिलते हैं और उनको ज्वाइन किया जाता है DNA लाइगेज की मदद से। ठीक है, ये सब था इसमें। अब बात करेंगे वेक्टर्स की। तो ये जैसे कि मैंने बताया, ये ह्यूमन है ना, मान लो यहाँ से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाले, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर इसको फिट किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैक्टीरिया में इसको डाल दिया। ठीक है, प्लाज्मिड एज अ वेक्टर काम कर रहे हैं यहाँ पे। प्लाज्मिड वेक्टर की क्या क्या जो है फीचर्स होने चाहिए, मतलब फीचर्स क्या क्या होते हैं एक वेक्टर के, तो रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए इसके पास। दिस इज अ सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन, यहाँ पे जो वेक्टर्स के पास रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, एक पीस ऑफ DNA जो लिंक्ड होता है ORI के साथ। ORI मतलब ओरिजन, मतलब वो क्या था, ORI मतलब कि वो जो रेप्लिकेशन साइट होती है, कैन रेप्लिकेट विद इन द, वो अपने होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेट कर पाए। तो इसको ये कैसे कंट्रोल होती है, कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA के मदद से भी। सो फॉर गेटिंग मैनी कॉपीज ऑफ द टारगेट DNA, ताकि जो टारगेटेड DNA है उसके आपको बहुत सारी कॉपीज मिल सके। अब बात करेंगे हम यहाँ पे, हाँ, ये जो मैंने बात बताई कि डबल स्टैंडर्ड DNA होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होना चाहिए, बहुत से क्रोमोजोमल होने, नॉन इसेंशियल सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए पीस ऑफ DNA। ठीक है, रीजन टू इंसर्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रीजंस क्या क्या है। वेक्टर सबसे पहले दो टाइप के होते हैं, एक एक्सप्रेशन वेक्टर, एक होता है क्लोनिंग वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होता है, जीन का एक्सप्रेशन हो, मतलब जो जीन का एक्सप्रेशन एग्जिबिट करे, शो करे। दूसरा हमारे पास आता है क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, एक DNA मॉलिक्यूल होता है जो मतलब फॉरेन DNA सेगमेंट को कैरी करता है और होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है। एग्जांपल जैसे प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेजिस हो गया, एटसेट्रा। तो जो प्लाज्मिड है वो मतलब रेप्लिकेट करता है सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA है जो बैक्टीरिया का, उसके अंदर। तो जो कुछ
प्लाज्मिड होते हैं उनके पास केवल 1 और 2 कॉपी पर सेल मिलती है, लेकिन जो और बचे हुए होते हैं उनके पास होती है 15 to 100 कॉपीज पर सेल। ये होता है प्लाज्मिड के अंदर। बैक्टीरियोफाजिस में क्या होता है कि हाई नंबर पर सेल, बहुत से नंबर होते हैं पर सेल, है वेरी हाई कॉपी नंबर ज़्यादा होगा उनके जीनोम का। ठीक है, जब क्लोनिंग वेक्टर जो है मल्टीप्लाई होते हैं होस्ट में, तो जो लिंक्ड पीस ऑफ डीएनए होता है ना उनके साथ, वो भी मल्टीप्लाई करता है। जितनी बार कॉपी मतलब इतनी बार मल्टीप्लाई करेगा टू नंबर्स इक्वल टू कॉपी नंबर ऑफ वेक्टर। जितनी वेक्टर्स की कॉपी नंबर होंगी उतनी बारी वो जो लिंक्ड पीस ऑफ डीएनए है वो भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि भाई ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है कॉपी नंबर को भी। मतलब कि दिस इज अ सीक्वेंस, ये रेप्लिकेशन ये वो सीक्वेंस होती है, और ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI, जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। अ पीस ऑफ डीएनए लिंक्ड टू ORI कैन रेप्लिकेट विद, एक जो पीस ऑफ डीएनए जो ORI से लिंक्ड होता है वो अपने होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है। दिस ऑल्सो कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ, ये जो है लिंक जो कंट्रोल करती है जो लिंक्ड डीएनए की कितनी कॉपीज बनेगी, कॉपी नंबर भी उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। सो फॉर गेटिंग मैनी कॉपीज, तो बहुत सी कॉपीज पाने के लिए टारगेट डीएनए की, इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर, इसको एक वेक्टर में क्लोन किया जाता है जहाँ पे ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, जहाँ पे ओरिजिन किसको सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा हाई कॉपी नंबर को। दूसरा हमारे पास क्या आता है, सिलेक्टेबल मार्कर्स। अब सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, इट इज़ अ जीन दैट हेल्प्स टू सेलेक्ट, ये एक जीन होता है जो मदद करता है सिलेक्ट करने में ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब मैं बताऊंगी ये क्या होता है। मान लो ये प्लास्मिड है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दो में डिवाइड हो गया, एक नॉन रिकम्बिनेंट वेक्टर एक रिकम्बिनेंट वेक्टर। नॉन रिकम्बिनेंट वेक्टर में क्या हुआ, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आया नहीं, उसको हमने नाम दे दिया नॉन रिकम्बिनेंट वेक्टर। जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आया उसको हमने नाम दिया रिकम्बिनेंट वेक्टर। ठीक है, अभी भाई होस्ट सेल में भी 3 केस हो सकते हैं इनके, एक मतलब पहला दूसरा तीसरा। एक केस हो सकता है कि जिसमें आपका जो है ये नहीं आया, क्या नहीं आया, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन ये प्लाज्मिड आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, दूसरा जिसमें भाई आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आया, इसको कहेंगे हम, इसको भी कह देंगे ट्रांसफॉर्मेंट। तीसरा वो होगा जिसमें कोई वेक्टर ही नहीं आया। ठीक है, वेक्टर ही नहीं आया यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया वो। लेकिन ये वाला जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया, इसको हम नाम देते हैं नॉन रिकम्बिनेंट। ठीक है, इसमें सिर्फ टेट्रासाइक्लिन का ही जो है वो टेट्रासाइक्लिन ही आया है, लेकिन इसमें अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है तो इसको हम नाम देते हैं रिकम्बिनेंट। ठीक है, तो ये डेड मान लिए, तो विच प्रोड्यूस, और फिर हम कैसे इसकी पुष्टि करते हैं कि भाई कौन सा, या अब हमने इस बात का तो लगा वो कर लिया, हमने उस सेल में डाला, हमने टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस से, या फिर मतलब वेक्टर की जहाँ पे वेक्टर गया नहीं गया उसकी मदद से हमने ये देख लिया कि भाई कौन सा हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है, कौन सा काम का। 2 हमने वहां से निकाल लिए, अब 2 निकाले, अब इसमें से अभी भी हमको नहीं पता ना, हमको कैसे पता चलेगा इतनी इजीली कि ये भाई कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा मतलब नॉन रिकम्बिनेंट और कौन सा रिकम्बिनेंट है, कौन सा हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब उसको टेट्रासाइक्लिन के बाद वो एक और अपना मैं बताऊंगी कि इसमें डालते हैं उसको, वहां से रिकॉग्नाइज करते हैं कि जोन सा भी कॉलोनीज बना ले उसको हम अलाई मानते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा ये प्रोसेस होता है। एक बार मैं आपको रीड करके बता देती हूँ एनसीईआरटी की बुक से। तो if a piece of DNA is introduced in a host cell bacterium, it is called transformation. Such bacterium is a transformant. If transformation does not take place, अगर transformation नहीं होगी तो उसको हम कहेंगे non transformant. Selectable markers of E. coli include the genes encoding resistance to antibiotics like ampicillin. हाँ, ampicillin में हम उसको डालते टेट्रासाइक्लिन के बाद, क्लोराम्फिनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन एटसेट्रा। नॉर्मल इकोलाई सेल्स हैव नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे PBr322 आर्टिफिशियल प्लाज्मिड होता है ये, हाँ प्लाज्मिड है, BR का मतलब बोलीवर एंड रोड्रिक्विर। अब आपको ये डायग्राम देखना है। ठीक है, यहाँ पे साइट होती है, ये पूरा होता है एम्पिसिलिन का। ठीक है, इसमें एक PST1 होता है, ये PVU1 होता है, यहाँ पे 1 वाला हो गया, ये ORI हो गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये ROP होता है, ये आपको याद नहीं रखना, इसमें याद रखना PVU सेकेंड। यहाँ पे होता है टेट्रासाइक्लिन, इसमें होते हैं 2 BAMHI और SAL1। ठीक है, और उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पे क्ले1, ये होता है ई कोराई, ई कोर 1, और ये होता है हिंड 3। ठीक है, आपको ये याद रखना है, मतलब एज सच।
अगर मैं बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन साइट्स की यहाँ पे बात करूँ तो इनमें वो कौन सी है, हिंड 3, ई कोर 1, BAMH1, सेल 1, PVU1, सॉरी 2, PST1, क्ले 1 और ओराई। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कौन सा है, एम्पिसिलिन, ये जो अपना MR हो गया, टेट्रीसाइक्लिन, ठीक है। और ये सारे क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। ROP की बात करूँ तो ये क्या करता है, कोड्स फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन, मतलब उस प्रोटीन के लिए कोड करता है जो इन्वॉल्व होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में, ठीक है। तो मैंने ऊपर आपको वो बता दिया है। सिमिलरली इसमें भी क्या होता है, इस प्रोसेस में अगर आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो आपका, आपने नॉन रिकम्बिनेंट और रिकम्बिनेंट देख लिया, तो इसको आप बैक्टीरिया में शिफ्ट करते हो। इसको क्या करते हो आप, 3 केसेस में फिर से हो सकते हैं। एम्पिसिलिन की प्लेट में आप इस मतलब एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में आप इसको रखते हो, ठीक है। तो इसमें पहले तीसरा वाला तो भाई बिल्कुल उल्ट गया, इसमें वेक्टर नहीं मिला। पहला में टेट्रासाइक्लिन R, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन R दोनों में था, ये रिकम्बिनेंट था, ये नॉन रिकम्बिनेंट था। नॉन रिकम्बिनेंट में जीन ऑफ इंटरेस्ट था, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फर्स्ट की कॉलोनी बनेगी। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट की कॉलोनी बन गई तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। और सेकंड की नहीं बनी, तो यानी कि सेकंड इज द वन जो जिसका आगे यूज करना है, ठीक है। PUC वेक्टर क्या होता है, जिसे आप कह सकते हो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। P से प्लाज्मिड, UC यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से नाम आया है, ठीक है। GOI ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। ये एम्पिसिलिन R, यहाँ पे ये क्या था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज था। इसको हमने क्या किया, कट फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके अंदर फिट कर दिया। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या हो गया, इनएक्टिवेशन हो गया GOI यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। अभी मैं आपको जो है NCERT से भी रीड करके एक बार बता देती हूँ इसको अच्छे से। हाँ, व्हेन अ फॉरेन DNA इज इंसर्टेड विद इन अ जीन ऑफ बैक्टीरिया, दैट जीन इज इनएक्टिवेटेड, वो जीन जो है इनएक्टिवेट हो जाता है। इट इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यहाँ पे जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो अपना टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस को लूज कर देता है, किसकी इंसर्शन की वजह से, फॉरेन DNA की, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की गई है। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको एम्पिसिलिन में डाला, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला तो बिल्कुल वो हो गया, निकल गया था। यहाँ पे दूसरे वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट ने क्या किया, और ये तीसरा है, यहाँ पे दूसरे ने क्या किया, ये कलरलेस रह गया। तीसरे ने क्या किया, व्हेनेवर ये एक्स जेल की प्रेजेंस में हमने डाला, ये बैक्टीरिया सेल है, जैसे ये इसके कॉन्टेक्ट में आएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के, तो ये ब्लू हो जाएगा। तो यानी ये ब्लू हो गया, यानी कि ये हमारे लिए यूजलेस था। तो यानी जो कलरलेस रह गया वो हमने समझ लिया कि भाई वो क्या था, हमारे लिए यूजफुल था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्लांट सेल्स में क्या होता है। ये होता है TI यानी ट्यूमरस इंड्यूसिंग जीन्स होते हैं, ठीक है। पहले मैं NCERT से रीड करके बताती हूँ आपको। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये इसमें क्या होता है, आप पैथोजन ऑफ मैनी डाइकोट, ये एक पैथोजन है बहुत से डाइकोट प्लांट्स का। कैन डिलीवर अ पीस ऑफ DNA, ये अपना जो पीस ऑफ DNA है उसको डिलीवर कर सकता है नॉर्मल जो प्लांट सेल्स हैं उनको ट्यूमर, उनके अंदर ट्यूमर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। ये ट्यूमर सेल जो है प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स जो कि पैथोजन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो जो ट्यूमर इंड्यूसिंग यानी TI प्लाज्मिड होता है ए ट्यूमिफेशियंस का, इज मॉडिफाइड इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर में मॉडिफाई हो जाता है जो कि पैथोजेनिक नहीं होता, बट कैन यूज मैकेनिज्म्स टू डिलीवर जीन्स ऑफ इंटरेस्ट इनटू द प्लांट, जो इंटरेस्ट वो उसमें क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इस डिसीज को क्राउन गोल डिजीज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया से होस्ट प्लांट में एंटर करता है, इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस भी कहते हैं। अब डिसआर्म्ड वेक्टर क्या होता है, इसमें यूज किया जाता है डिसआर्म्ड वेक्टर को, क्या वेक्टर विच कुड अर्लियर हार्म द होस्ट बट कान डू सो, एक वेक्टर जो पहले तो वह होस्ट को हार्म कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर से डेंजरस जीन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो वो क्या हो गया, डिसआर्म्ड हो गया। अब बात करेंगे एनिमल सेल्स की, तो ये बहुत छोटा, मैं NCERT से पढ़ के बता देती हूँ आपको। रेट्रोवायरस इन एनिमल्स कैन ट्रांसफॉर्म, जो रेट्रोवायरस होते हैं एनिमल्स में वो एक नॉर्मल सेल को कैंसीरियस सेल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो दे आर यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू द एनिमल सेल्स। ये जो आपका कैंसर वाला होता है, कैंसर वाला जो टॉपिक आपके 12th क्लास की बुक में, डिसीज इन ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, वो चैप्टर कुछ मतलब उस चैप्टर में है शायद, तो उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है बिल्कुल डिटेल में।
यहाँ पे मैंने ये ले रखा है, देखो ये रेट्रोवायरस होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसका, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से यहाँ पे ये आरएनए क्या करता है, जिसके डीएनए को अपने मतलब एक तरीके से वश में कर लेता है और फिर इसकी जैसे मतलब चाहे उसको डीएनए को ऑपरेट करता है, उसको उसकी मतलब फंक्शनिंग बिगाड़ देता है, उसमें जो है वो कर देता है, मतलब समझ रहे हो आप, बिल्कुल फोल्ट कर ला देता है डीएनए में, जिससे कि आगे जो ह्यूमन सेल्स में कैंसरियस सेल्स होते हैं। अब बात करेंगे वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर की। डीएनए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये वाटर सोल्यूबल होता है। तो इसके लिए जो अब वेक्टर की मदद के बिना कैसे हम कर सकते हैं, सबसे पहला हमारे पास प्रोसेस आता है इलेक्ट्रोपोरेशन का। इसमें क्या होता है, ये मान लो ये हमारा जीन है, ठीक है, ये लिपिड की सेल बोला, ये होस्ट सेल है, तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं एज इट, मतलब इतनी आसानी से तो ये जीन अंदर जाएगा नहीं, राइट। तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर ट्रांजिएंट पोर्स यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं, जिससे कि फिर जो जीन है वो ईजिली अंदर एंट्री ले सकता है। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होते हैं, ये डीएनए है, ये वही हमारा होस्ट सेल है। तो ये इसमें क्या होता है, कैल्शियम बाहर मतलब कैल्शियम के अंदर इसको रखा जाता है, तो मतलब एक सूटेबल सराउंडिंग इसको मिल जाती है। लेकिन अभी भी इसको क्या किया जाता है, अभी ये इतना कॉम्पिटेंट नहीं हुआ है, इसको पहले आइस में रखेंगे, उसके बाद इसको हीट शॉक देंगे 42 डिग्री सेल्सियस पे, जिसकी वजह से ये फिर ट्रांजिएंट पोर्स यहाँ पे बना लेता है, जिससे कि डीएनए जो है अंदर एंटर करेंगे। देखो सबसे पहले कैल्शियम का क्या फायदा है कि जो डीएनए यहाँ पे स्टिक कर जाएंगे इसके सरफेस पे कैल्शियम की वजह से। उसके बाद अभी तो भाई इसके सरफेस पे आया, अंदर भी तो जाना है, तो यहाँ पे इसको हीट पहले आइस में रखेंगे, फिर इसको हीट शॉक देंगे, हीट शॉक की वजह से ट्रांजिट पोर्ट्स यहाँ पे बन जाते हैं, जिससे कि डीएनए जो है यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर एंटर कर जाता है होस्ट सेल में, फिर इसको आइसिंग में रखेंगे। फिर आता है माइक्रो इंजेक्शन, ये मोर सूटेड फॉर एनिमल्स, मतलब इंजेक्शंस देना उसको, मतलब इसमें क्या होता है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। बायोलिस्टिक्स या जीन गन में क्या होता है, इसमें जो सेल्स हैं उनको बोम्बार्ड कर दिया जाता है बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी के माइक्रो पार्टिकल्स, यानी गोल्ड या टंगस्टन दे रखा है कोटेड डीएनए के साथ आपके एनसीईआरटी में। इस मेथड को जो सुटेबल माना जाता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी, एक मिनट, बायोरिएक्टर से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक टॉपिक और बताने, मतलब थोड़ा सा ब्रीफ और देना चाहती हूँ मैं आपको। देखो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था उसका मैं दोबारा से एनसीईआरटी में अभी आया तो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या क्या है। सबसे पहला आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आप जो जेनेटिक मटेरियल है उसको आइसोलेट करते हो, ठीक है, वो आप उनकी सेल वॉल को ब्रेक करते हो, ठीक है, बट स्पेसिफिक एंजाइम्स की मदद से। उसके बाद क्या करते हैं, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन से डीएनए को कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। उसके बाद उसको जो सेपरेट किया जाता है, एक टेक्निक नाम है जिसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मैं आपको रीड करके एक बार बता देती हूँ कि इज एम्प्लॉय जो एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसको एम्प्लॉय किया जाता है कि वो जो प्रोग्रेशन है किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की उसको चेक कर सके। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसको मूव कराते हैं एनोड की तरफ। डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग, वो अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब छोटे आगे होते हैं और पीछे और बड़े पीछे। इस प्रोसेस को जो है रिपीट किया जाता है वेक्टर डीएनए, द प्रोसेस इज रिपीटेड वेक्टर डीएनए के साथ इसको जो है रिपीट किया जाता है। डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सीन एज ब्राइट ऑरेंज कलर्ड, हाँ मैंने आपको बताया था ना, ब्राइट ऑरेंज कलर्ड के वो दिखते हैं व्हेन दे आर स्टेन्ड विद, जब हम उसको उसके ऊपर इथीडियम ब्रोमाइड को के साथ स्टेन करते हैं और उसको यूवी रेडिएशन से एक्सपोज कराते हैं। डीएनए बैंड्स आर कट आउट फ्रॉम एगरोस जेल, डीएनए बैंड्स को जो है एगरोस जेल से कट कर लिया जाता है, उसको कहते हैं इल्यूशन। जो कट आउट जीन होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और जो कट वेक्टर है उनको मिक्स कर दिया जाता है और उनके अंदर लाइगेज ऐड किया जाता है, ये एक रिकम्बिनेंट डीएनए को क्रिएट करता है। फिर आता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बहुत सारी कॉपीज बनाना किसकी, जीन ऑफ इंटरेस्ट की, यूजिंग टू सेट ऑफ प्राइमर्स, दो सेट ऑफ प्राइमर्स को यूज करके, एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज की मदद से। प्राइमर्स आर स्मॉल केमिकल, प्राइमर्स क्या होते हैं, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो डीएनए का रीजन होता है, ठीक है, उसके साथ। ये इसमें कौन से, जो पीसीआर होती है जो हमारी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें कौन से स्टेप होते हैं, पहला है डीनेचुरेशन।
इसमें क्या होता है, हीटिंग ऑफ टारगेट डीएनए, जो टारगेट डीएनए है उसकी हीट कराई जाती है जीन ऑफ इंटरेस्ट की, यानी कि एक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, यानी कि 94 डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपके एनसीईआरटी की बुक में, ताकि उसको हम जो उनके स्ट्रैंड से वो चिपके हुए हैं उससे सेपरेट कर दें। तो अब ईच स्ट्रैंड एज एक्ट, अब जो भी जितनी भी स्ट्रैंड होंगी वो एज एक टेम्पलेट की तरह वहाँ पे एक्ट करेगी डीएनए सिंथेसिस के लिए। दूसरा प्रोसेस क्या है, एनीलिंग का। इट इज़ द ज्वाइनिंग ऑफ टू प्राइमर्स, ये जो दो प्राइमर्स हैं उनकी ज्वाइनिंग के लिए होता है 52 डिग्री सेल्सियस पे और 3 डैश एंड ऑफ द डीएनए टेम्पलेट्स। फिर आता है एक्सटेंशन, इट इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू द प्राइमर यूजिंग अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम, इसको आइसोलेट कौन से बैक्टीरिया से किया जाता है, थर्मस एक्विटिकस से। इट रिमेन्स एक्टिव, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एक्टिव रहता है डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए के द्वारा। थ्रू कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन द डीएनए सेगमेंट इज एम्पलीफाइड अप टू 1, मतलब एक बार एक पीसीआर के द्वारा आप 1 बिलियन कॉपीज तक डीएनए सेगमेंट की बना सकते हो। तो जो एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट है कैन बी यूज्ड टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। मतलब अब यहाँ पे या आपके एनसीईआरटी की बुक में दे भी रखा है ये डायग्राम पूरा, जिसमें सबसे पहला डीनेचुरेशन का है, ठीक है, उसको हीट करके अलग कर लिया। दूसरा है एनीलिंग का, अब ये दोनों प्राइमर्स अलग अलग हैं। तीसरा होगा एक्सटेंशन का, अब जो आपको दूसरे प्रोसेस यानी एनीलिंग में 3 डैश टू 5 डैश और 5 डैश टू 3 डैश दोनों प्राइमर दिख रहे हैं, उनको एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री लाया जाता है एक्सटेंशन में। उसके बाद एट द एंड क्या होता है, 30 साइकिल के बाद कम से कम 1 बिलियन जो है टाइम्स ये एम्पलीफाइड हो चुके होते हैं। नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। आप फिर क्या करते हो, आप जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसका इंसर्शन कर देते हो होस्ट सेल में वेक्टरलेस प्रोसेस से या फिर वेदर वेक्टर की मदद से। आप क्या करते हो, फिफ्थ स्टेप क्या है, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। द एम ऑफ, जो एम होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, इज टू प्रोड्यूस एक डिजायरेबल प्रोटीन को प्रोड्यूस करना होता है। अगर एक प्रोटीन जो एनकोड कर रहा है फॉरेन जीएनए के लिए वो एक हेड्रोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो उसको कहते हो रिकम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। तो जो सेल्स होंगे फॉरेन जीन्स के अंदर वो लेबोरेटरी में भी ग्रो कराए जा सकते हैं। जो कल्चर्स होती हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है कि जो डिजायर्ड प्रोटीन है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए और उसको प्योरीफाई करने के लिए बाय सेपरेशन टेक्निक्स, ठीक है। सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूस, एक कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम से भी में भी सेल्स को क्या मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे जो यूज्ड मीडियम है उसको ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड, एक साइड से उसको निकाल लिया जाता है, जबकि जो फ्रेश मीडियम है उसको ऐड किया जाता है दूसरे में। मेंटेन्स द सेल मोर फिजियोलॉजिकली एक्टिव, इसको ये जो है सेल को ज़्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव रखता है एंड सो प्रोड्यूस एक लार्ज बायोमास वहाँ पे क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब बात करेंगे बायोरिएक्टर्स की, ये क्या होते हैं, दीज आर द वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट या एंजाइम। ये ऐसे वेसल्स होते हैं बायोरिएक्टर्स जिनमें हम जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर देते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट में या फिर एंजाइम्स में, क्या यूज़ करके, जैसे माइक्रोबियल या फिर प्लांट या फिर एनिमल या फिर ह्यूमन सेल्स की मदद से। बायोरिएक्टर जो है यूज़ किए जाते हैं टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए बायोरिएक्टर्स को यूज़ किया जाता है। दे कैन प्रोसेस, मतलब 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर का ये क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। एक बायोरिएक्टर जो है प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल, मतलब ऑप्टिमल जो ग्रोथ कंडीशंस होती हैं, मतलब इसमें क्या क्या आ सकता है भाई, पीएच कितना है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, सोल्ट कितना, विटामिन क्या है, ऑक्सीजन, टू गेट डिजायर्ड प्रोडक्ट। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर होते हैं वो स्टीयरिंग टाइप के होते हैं, यानी कि स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर जो आपके बुक में दे रखा है, ठीक है। इस अपने डायग्राम देखते रहें आप। इट इज़ यूजली, मतलब ये क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है यूजली और विद अ कर्व्ड बेस, एक इसका जो बेस होता है नीचे का वो कर्व्ड होता है स्लाइटली, टू फैसिलिटेट, क्या करने के लिए, फैसिलिटेट जो मिक्सिंग होती है रिएक्टर कॉन्टेक्ट्स की, उन कंटेंट की, उनके लिए। जो स्टीरर है वो फैसिलिटेट करता है इवन मिक्सिंग। स्टीरर जो यहाँ पे इसमें लगा हुआ आप देख पा रहे हो वो क्या करता है, इवन मिक्सिंग, मतलब अच्छे से मिक्सिंग के लिए और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए वहाँ पे होता है। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर, तो जो बायोरिएक्टर है उसके पास क्या क्या है, एक एगिटेटर सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, एक फोम कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम और पीएच कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की हम बात करेंगे जो हमारे पास डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इट इज सीरीज ऑफ प्रोसेसेस सच एज सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ
प्रोडक्ट। ये सीरीज होती है प्रोसेस की जिसमें क्या किया जाता है, सेपरेशन और प्योरिफिकेशन प्रोडक्ट्स का आफ्टर बायोसिंथेटिक स्टेज, मतलब बायोसिंथेटिक स्टेज के बाद। तो जो प्रोडक्ट है इस फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स, जो प्रोडक्ट है उनको अच्छे, मतलब जो उनके लिए अच्छे प्रिजर्वेटिव्स हैं उनके साथ फॉर्मुलेट किया जाता है। तो वो फॉर्मुलेशन क्या अंडरगो करती है, मतलब बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। तो ये हमारे पास बायो रिएक्टर का टॉपिक था। तो इसी के साथ हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है ये फिनिश हो गया है। और ये थोड़ा सा एडिशन में आपको बता दे रही हूँ, बैक्टीरियल कल्चर दो टाइप के होते हैं, एक होता है बैच कल्चर और एक होता है कंटिन्यूस कल्चर। बैच कल्चर का जो ग्राफ है कुछ ऐसा दिखता है, मतलब ये ग्रोथ वर्सेस टाइम का ग्राफ है, मतलब लैग, लोग या एक्सपोनेंशियल या फिर प्लेट्यू फेज, मतलब ऐसा होता है कि इसमें मतलब ये थोड़ा सा बढ़ता है, लोग में ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर एकदम से बिल्कुल जो है मतलब स्थिर हो जाता है, फिर नहीं बढ़ता ये, ठीक है। मतलब कि बैक्टीरिया पूरे न्यूट्रिएंट को ख़त्म कर देता है, मतलब इसमें मतलब ऐसे क्या होता है कि इस कल्चर में हमने आपने न्यूट्रिएंट डाल दिया और बैक्टीरिया भी डाल दिया, तो बैक्टीरिया तब तक नहीं रखेगा जब तक वो पूरे न्यूट्रिएंट को ख़त्म नहीं कर देते, यानी एट द एंड स्टेप क्या है, ये ख़त्म होना। नेक्स्ट हमारे पास होता है कंटिन्यूस कल्चर, ये ग्रोथ वर्सेस टाइम का ग्राफ है, इसमें ये सिर्फ बढ़ता है, ठीक है, इसमें कोई एक्सपोनेंशियल नहीं, प्लेट्यू फेज यहाँ पे नहीं आती। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा और नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।